वाणी संचारित हुई हैं, उसकी स्तुति में यह कहा गया है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वा शकायो नमस्ते नमस्ते। हमने भारत की जिस धरती पर जन्म लिया, वहाँ के वेद शास्त्रों में मनुष्य कल्याण की अद्भुत अवधारणा है। हम जानते हैं हमारा भारत देश मात्र भूखंड नहीं है, यह एक विशिष्ट संस्कृति है जिसमें वैज्ञानिक मंजूषाओं से भरा हुआ इतिहास है, एक सुपरिभाषित जीवन धारा है। जिस अति महत्वपूर्ण विषय पर आज का यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और जिनके समर्पित एवं दूरदर्शी प्रयासों ने हमारे विश्वविद्यालय में ऋग्वेद की ऋचाओं को विज्ञान की अनुगूंज में बांध दिया है, वे हैं श्रीमती सरोज बाला जी। श्रीमती सरोज बाला belongs to 1972 batch of Indian Revenue Service. After being posted as the Chief Commissioner of Income Tax, she had retired as a member of CBTT. वर्तमान समय में आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास की निदेशिका हैं। आपने वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता एवं हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण इराज नाम की 2 पुस्तकों का लेखन भी किया है। अनेक राष्ट्रीय सेमिनारों के निरंतर आयोजनों द्वारा ऋग्वेद के वैज्ञानिक प्रमाणों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमती सरोज बाला जी को मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती सरोज बाला जी। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय श्री तंकेश्वर कुमार जी वाइस चांसलर, आदरणीय श्री गुप्ता जी, आज बहुत शॉर्ट में मैं अपने सब्जेक्ट को आप सबके सामने आपकी आज्ञा से रखना चाहूँगी। जैसे कि इस सब्जेक्ट का टाइटल है कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम ऋग्वेदा टू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मॉडर्न टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। हम 15 वर्ष से इस रिसर्च में लगे हुए थे कि आखिरकार भारत का प्राचीन इतिहास है क्या, रामायण और महाभारत माइथोलॉजी है क्या, या उनमें कोई वास्तविकता है। ऋग्वेद का ज्ञान कहीं कल्पना से ही पेश हो गया, आपकी भगवत गीता कहीं से काल्पनिक आ गई, या उन सब का कोई समय रहा होगा। अगर रहा होगा तो उसके वैज्ञानिक साक्ष्य क्या हैं। तो हम आपके सामने, हम क्यों साइंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आना चाहते थे, क्योंकि हमारे विषय के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि प्योर साइंटिफिक रिसर्चेस के बेसिस पे ये जानना कि कोई प्राचीन हमारे ग्रंथों में, वेदों में, एपिक्स में जो संदर्भ दिए गए हैं उनकी कोई वास्तविक सटीक तिथियां निकाली जा सकती हैं और उनकी क्या corroborating साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। इसके लिए हमने 10 साइंस के विषयों को चुना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और वो आपस में एक दूसरे को corroborate करते हैं या नहीं, ये हमने आपके सामने दर्शाने की कोशिश की है। कंक्लूजन आपके आगे, आपके हाथ में है, आप निकालिए कि वो आपस में corroborate करते हैं, वो तिथियां आपको कन्विंस करती हैं या नहीं। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ना तो हम लेफ्टिस्ट हिस्ट्री को मानते हैं, ना हम राइटिस्ट हिस्ट्री में जाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री आर्ट सब्जेक्ट है। हम ये कहते हैं कि साइंस की एक बिल्कुल प्योर साइंटिफिक बेसिस पे भी पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का इतिहास लिखा जा सकता है और फ्यूचर में कोई ना कोई इनिशिएटिव ले जो इस साइंटिफिक हिस्ट्री को की रचना करे, और जीजेयू से बढ़िया कौन पायनियर हो सकता है। हर एक विज्ञान का भी एक इतिहास है, वो इतिहास भी सही नहीं लिखा गया, तो उस हर एक विज्ञान के इतिहास को भी लिखा जाए, ये एक दूसरा इनिशिएटिव है जो लिया जाए। मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास रिकॉग्नाइज्ड है एज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी डू ओनली साइंस एंड नथिंग एल्स। हम साइंस के ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं,
मगर बहुत हर सब्जेक्ट के वैज्ञानिकों की करी हुई रिसर्च को पढ़ के उसमें एक कॉमनैलिटी और आपस में corroboration को ढूंढते। तो ये तीसरा पार्ट है, to carry out research into authenticity and historicity of events narrated in ancient books by making use of modern scientific tools। अब मेथोडोलॉजी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा आगे बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्रोनोलॉजी बनाई ऋग्वेद से आर्यभट्ट तक, कौन सी किताब पहले रची गई होगी, वो क्रोनोलॉजी बना के हमने वो किताबों में से सब प्लेनेटरी रेफरेंस निकाल लिए। जैसे आप सबके हैं, आप पैदा हुए या कहीं गए, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कौन सा राशि कहाँ स्थित था, ये सब रेफरेंस निकाल लिए। फिर हमने प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ले ली, वही जो नेहरू प्लानिटेरियम, बिरला प्लानिटेरियम, इसरो, नासा यूज करते हैं, और इनको ये जो रेफरेंस थे, जो जगह थी उन्हीं का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के वहां से उस स्काई व्यू को हमने देखा। उसके बाद हम इनको डेट्स निकालते जाते हैं। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि जो बाहर आकाश इस समय है वो 25,920 साल से पहले हूबहू रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपके पास सोलर सिस्टम के भी पूरे पैरामीटर आपके पास हैं, ब्रॉड पैरामीटर हैं, और वो एक स्काई व्यू निकलता है, वो 25,920 साल में दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ये हमने चेक करके फिर आपके सामने आए हैं कि वो स्काई व्यू दोबारा रिपीट नहीं करता। फिर सीक्वेंस में जाते हैं। सीक्वेंस में जाने के बाद जब एक बढ़िया सा सीक्वेंस ऋग्वेद, रामायण, अथर्ववेद और महाभारत का बना, तो हम आपके सामने पेश हो गए। जब हमने ये देखा, उसके बाद हमने इन साइंसेस को जोड़ा। आर्कियोलॉजी एविडेंस क्या कहती है, पैलियोबॉटनी जो पुराने बॉटेनिकल एलिमेंट निकलते हैं वो क्या डेट्स निकलती हैं, ज्योग्राफी क्या कहती है, जियोलॉजी क्या कहती है, एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक स्टडी, डीएनए स्टडी क्या कहती है, ओशियानोग्राफी रिपोर्ट क्या कहती है, स्पेस इमेजरी क्या कहती है, ये हम आपको झलक दिखाएंगे। सर्वविदित है, ये करंट युग है, नूतन युग है, होलोसिन है, 12,000 साल के शुरू हुआ। उससे पहले हिमयुग था, धीरे धीरे बर्फ पिघली। बर्फ कहाँ पिघली, इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास कौन सा एरिया है, साउथ इंडिया या अफ्रीका या जो भी एरिया है। तो जो सिमिलर सिचुएटेड लोकेशंस हैं उनमें सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस का रिस्पांस होता है, सिमिलर काइंड ऑफ फ्लोरा फौना। ये जरूरी नहीं है कि आदमी पहले अफ्रीका में पैदा हो, अमेरिका में हो या इंडिया में हो। जैसे ये आपको फ्लोरा फौना और सब ये मिलेंगे तो उससे डेवलप होगा। तो हमारी रिसर्च ये कहती है कि इक्वेटर के पास साउथ इंडिया, श्रीलंका, इन सब एरिया में जब पानी पिघला तो ये जो प्रेजेंट साइकिल ऑफ युगा है, दैट इज नूतन युग, जिसको होलोसिन कहते हैं, इसकी सभ्यता प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, पानी की कमी हो गई, ये लोग नॉर्थ को आते गए। नॉर्थ को आएंगे तो हिमालयन रिवर मिलेंगे, तो हिमालयन रिवर की तो जैसी जगह दुनिया में कहाँ मिलेगी, गंगा, सरस्वती, सिंधु के मैदान इतने फर्टाइल, इतना वाटर सिक्योरिटी, तो हजारों साल तक उस सभ्यता का विकास हुआ, इसमें एकमात्र भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम इसी सीक्वेंस में आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करते जाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल व्यू कहता है, क्या कहता है, आपको स्काई व्यू की कुछ झलक भी दिखाएंगे। हमने ये पाया कि ऋग्वेद के जो रेफरेंस हैं वो 7000 BC अर्थात 9000 साल पहले, या 5000 BC, 6000 BC तब तक जाते हैं। बेसिकली 9000 और 8000 साल पहले ऋग्वेद के व्यू है। 5100 BC से के आसपास जो राम के जीवन के सारे इवेंट है वो तो परफेक्ट सीक्वेंस में बड़े हुए हैं। उनमें कोई भी महर्षि वाल्मीकि का जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन था वो अभूतपूर्व था। उसके बाद महाभारत जो है वो आपका आज से 5000 साल पहले, 3100 वर्ष के पहले आपको लगातार स्काई व्यू दिखेंगे और एविडेंसेस मिलती चली जाएगी। अब बहुत शॉर्ट में बताया जाए तो ऋग्वेद में 53 रेफरेंस हैं। आपको इतना शॉर्ट में सबको मालूम है कि सूर्य जो है आपके 365 दिन का साल है, तो 180 दिन रफली कह दो, वो उत्तर की ओर बढ़ेगा, 180 दिन दक्षिण की ओर बढ़ेगा। उत्तरायण की ओर बढ़ते हुए सूर्य के टाइम आपको जो नक्षत्र दिखाई दिए वो ऋग्वेद में दिखे हैं
कि अश्विनी नक्षत्र राइज होते हैं, जैसे ही वो दिखाई देते हैं और उत्तरायण की तरफ की मूवमेंट में, तो सूर्य उत्तरायण की मूवमेंट शुरू कर देता है। एक स्काई व्यू सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये एरीज है, ये 2 नक्षत्र हैं, पेयर ऑफ अश्विनी नक्षत्र, और ये उत्तरायण की जर्नी सूर्य अपनी शुरू कर रहा है। तो वहां कोई ये नहीं है कि आज की तरह पूरी थियोरी बन गई थी, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई थी, ऐसा नहीं है। इंसान का दिमाग शुरू से काम करता है। हमारे आज भी दिमाग लगाया भगवान ने हमारे दिमाग तभी से लगाया जब से इंसान पैदा हुआ है। और करंट युग का साइकिल तो बहुत कई साइकिल पहले निकल चुके, वो 10,000 साल से चल रहा है। उस समय के व्यक्तियों ने भी कुछ सोचा, कुछ देखा, आंखें भी लगी थी, दिमाग भी लगा था, उन्होंने रिकॉर्ड किया। उसमें भी बहुत वैल्यू और वर्थ है ओरिजिनल में, उसको देखने की भी आवश्यकता है। तो ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, बहुत रेफरेंस है। और 7,000 के इस रेफरेंस के बाद अगला 1,000 साल बाद वो कहते हैं, क्योंकि 960 वर्ष बाद तो वो नक्षत्र सामने नहीं रहेगा, 25,920 साल के साइकिल में वो बदलना ही बदलना है। तो जो अगला 1,000 वर्ष बाद उन्होंने कहा, अरे अश्विनी नक्षत्र तो दिखाई नहीं दे रहे, उत्तरायण तो शुरू हो गया। और फिर उनको अपोजिट साइड में चित्रा नक्षत्र दिखाई दिया। तब से चैत्र मंथ से हम अपना शुरू कर रहे हैं। यू ऑल नो, चैत्र वैसाख हम मंथ जो देसी शुरू करते हैं वो वहां से शुरू हो गए। अब मैं आपको बहुत जल्दी से रामायण में ले जाऊंगी। वाल्मीकि रामायण जैसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन मिलनी कहीं बहुत मुश्किल है, अभूतपूर्व है। उन्होंने राम के जन्म से भी 2 वर्ष पहले से आरंभ किया बताना। अगर मैं कहूँ कि एक तरफ वाल्मीकि रामायण के इवेंट ले लो और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर को टाइमर पे लगा दो, तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं आधे दिन का भी फर्क पड़ा होगा। वो तिथि भी वही है जैसे वो वाल्मीकि मेंशन करते हैं। 4 झलक दिखाऊंगी। एक तो बर्थ के समय के, मैंने श्लोक आपके सामने पेश कर दिया है, उसकी ट्रांसलेशन दी है। जब तक रेफरेंस अवेलेबल नहीं है हम साइंटिफिकली उसको कुछ करते नहीं है। ये मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ। सन इन एरीज, up you can see Venus in Pisces, Mars in Capricorn, and Saturn in Libra, and Jupiter in Cancer, and here is Moon. I want to tell you कि वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है कि मून जेमिनी से कैंसर की ओर ट्रेवल कर रहा था। हम इस समय से 8 घंटे पहले अपनी सॉफ्टवेयर चलाई और ये मून धीरे धीरे ट्रेवल करता जेमिनी से कैंसर में पेश हो गया। ये था 10 जनवरी 5114 बीसी और ये था चैत्र का मंथ, शुक्ल पक्ष की नवमी, दोपहर से 12 से 2 बजे के बीच का दृश्य। और मैं अगर आपसे पूछूं, आप आज रामनवमी कब मनाते हैं? चैत्र मंथ, शुक्ल पक्ष की नवमी, वही 12 से 2 बजे के बीच। अगले दिन भरत का जन्म हुआ, वो पुष्य नक्षत्र में मैंने आपके सामने स्लाइड पेश कर दी है। उसी टाइम अगले दिन कुछ समय बाद लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ, वो अश्लेष नक्षत्र में, वो स्काई। वनवास के समय की स्लाइड भी है। दशरथ की राशि है मीन राशि, ये पाइसेस है, मीन राशि है, ये मार्स और सन से भी। मैं कहूंगी कि शायद विश्व के इतिहास में सबसे बढ़िया एक्लिप्स का जो व्यू है, पूरा व्यू, वो वाल्मीकि जी ने एक्सप्लेन किया है। वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है सूर्य ग्रहण का कि मुझे आज तक किसी लिटरेचर में वो नहीं मिला। और वो कब किया है? शूर्पणखा के किस्से के बाद, जब वो खरदूषण से वॉर हो रही है तो वो वापस आते हैं भागे कि ये देखिए ग्रहण लग गया। ना वो तो ग्रहण नहीं कहते, वो कहते हैं क्या अंधेरा हो गया, आप कैसे करें, शाम को अंधेरे में तो वॉर नहीं होती। तो राम कहते हैं वापस जाइए, ये तो सूर्य ग्रहण है। और वही सूर्य ग्रहण का दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सूर्य ग्रहण आपको दिखाई दे रहा है, पीछे सूर्य, आगे चंद्रमा आ गया है, छाया से आता है। तो मगर जो ब्यूटी उस टाइम दी है वो ये दी है, वाल्मीकि जी ने ये कहा कि मंगल उस टाइम ग्रहों के मध्य में था। ये आपको मंगल दिखाई दिया और इसके एक तरफ सन, मून और सैटर्न और दूसरी तरफ मरकरी, वीनस और जुपिटर। और ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ का है? नासिक का। हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रहण तो बहुत बार दिखाई देंगे, मगर इसी स्थिति में कि मंगल मध्य में हो और उसके एक तरफ 3 ग्रह और दूसरी तरफ 3 हो, तो ये हजारों वर्षों में एक बार हो सकता है। फिर उसके बाद हनुमान जब सीता से मिलते हैं, वहां ल्यूनर एक्लिप्स का वर्णन है। अगला हमारा चैलेंज था महाभारत।
महाभारत की डेटिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रामायण में ग्राफिक डिटेल और रेफरेंस बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने। महाभारत के कहीं कहीं वो इनकम्प्लीट हैं और कहीं कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिए हुए हैं। तो बहुत सालों बाद ये जो महाभारत की असली डेटिंग है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मैं इसके कई पार्ट आज पहली बार आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हमने 1 लाख से अधिक जो श्लोक हैं महाभारत के परिमल प्रकाशन के 9 वॉल्यूम्स में, उनमें हर एक खगोलीय संदर्भ के श्लोक को निकाला, ट्रांसलेट किया और फिर देखा कि क्रिटिकल एडिशन में जो है उनको लिया और फिर उन श्लोकों को लेके हमने बैठ के प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर पे, जिसके स्काई व्यू में आपको दिखाई जा रही हूँ, उनका सीक्वेंस और उनकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश की। हमने 60 साल के प्लानिटरी रेफरेंसेस को आपके सामने उनकी झलक सीक्वेंस में पेश किया। सबसे पहले रेफरेंस जो आपको डिटेल मिलते हैं वो तब है जब सभी ने आपने सुना होगा गेम ऑफ डाइस में पांडव सब कुछ हार जाते हैं और उनको वनवास जाना है। 12 वर्ष के वनवास जाना है और 13वां वर्ष उन्होंने अपने अज्ञातवास में रहना है। तो उस टाइम जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं, वो उस टाइम का एक हस्तिनापुर से सोलर एक्लिप्स का डिटेल है। सोलर एक्लिप्स के उस डिटेल की डेट हमने निर्धारित की। हस्तिनापुर आज मेरठ के पास है, मेरठ एरिया है, वहां का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया और ये देखिए आपको सोलर एक्लिप्स दिखाई दिया। तो ये तारीख थी 20 अक्टूबर 3153 बीसी, 20 अक्टूबर 3153 बीसी। अब उसके बाद 12 साल उन्होंने वनवास रहे, 13वां साल अज्ञातवास रहे। आई थिंक ये हिसार की धरती पे, इतना हरियाणा की धरती में आप सबको मालूम होगा। 13 वर्ष के बाद जब दुर्योधन उनको उनका राज्य वापस नहीं देना चाहता, तो अब युद्ध की बातें होने लगती हैं और लगभग 1 वर्ष के करीब बीत जाता है एफर्ट करने में, युद्ध हो नहीं हो, कृष्ण जाते हैं, सब जाते हैं, उधर से संजय आता है, मैसेज होते हैं। 1 साल के करीब बाद युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। तो अब हम आपको अगले स्काई व्यू दिखाते हैं। युद्ध से पहले बड़े एक ग्राफिक डिटेल है कि क्या क्या स्काई की पोजीशन दिख रही है, वो हम नहीं जानते ज्योतिष को, मगर उन्होंने इस हिसाब से भी मेंशन किया है उसको कि ऐसे ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि ये तो विनाशकारी है। उसमें सबसे बढ़िया जो डिटेल है वो दिया है कि कार्तिक के महीने में 13 दिन के अंदर पहले ल्यूनर एक्लिप्स हो गया, फिर सोलर एक्लिप्स हो गया। अब सोचने की बात हमारे लिए ये थी कि 13 दिन बाद एक्लिप्स दूसरा कैसे हो जाएगा? ल्यूनर एक्लिप्स तो होएगा फुल मून डे पे, पूर्णिमा पे, और उसके 14 दिन बाद ही तो अमावस्या आएगी, वो तब सोलर एक्लिप्स होगा। तो जब फिर इसके लिए हमें पूरा स्टडी करना पड़ा ल्यूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर। तब ल्यूनर कैलेंडर में कैसे आप सब जानते हैं कि ल्यूनर कैलेंडर में 354 दिन होते हैं, 354, सोलर कैलेंडर के 365 है। इसीलिए आप लोग कई अधिक मास सुनते हैं, वो दोनों को मिलाने के लिए करा जाता है। तो एक अद्भुत चीज हमने पाई कि हमने पहले देखा कि 31 अगस्त 3139 बीसी को कार्तिक के पहले पूर्णिमा शुरू होते ही पूर्णिमा के दिन आपको ये एक्लिप्स दिखाई दिया। ये देखें 180 डिग्री पे ये मून है और ये सन है। तो ये मून एक्लिप्स भी दिखाई दे रहा है, ये पूर्णिमा का दिन है। एक्लिप्स मून में सिर्फ आपको सर्कल दिखेगा। तो ये ल्यूनर एक्लिप्स हुआ और अब 13 दिन बाद सोलर एक्लिप्स कैसे हुआ? 14 सितंबर 3139 बीसी आपको सोलर एक्लिप्स साफ दिखाई देगा। ये दोनों हस्तिनापुर से हैं। जब हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि 1 और 2 सितंबर को तिथि क्षय हो गया। जब ल्यूनर को 12 डिग्री मूव करे चंद्रमा, तभी उसकी तिथि बदली जाती है। और फिर जिस टाइम ये एक्लिप्स हुआ उस टाइम अभी नई तिथि नहीं शुरू हुई थी। तो जो अपने इंडियन सिस्टम में तिथि काउंटिंग थी वो एग्जैक्टली 13वें दिन ही सोलर एक्लिप्स हो गया। मैं ये एक मास्टरपीस आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये मेरे हिसाब से हमारी पूरी रिसर्च का एक मास्टरपीस है। इसमें हमने पूरा स्काई दिया है। महाभारत के भीष्म पर्व में पूरी की पूरी हर तरह के प्लैनेट की और नक्षत्र की लोकेशन दी गई है। ये जो आपको व्यू है ये हमने सोलर एक्लिप्स से 6 घंटे पहले का लिया है। ये देखिए उसमें वहां दिया है कि सन एंड मून आर इन स्कॉर्पियस एंड वीनस इज इन विर्गो, जुपिटर इज इन कैप्रिकॉर्न
एंड बहुत मजेदार बात है, मार्स इज इन एरीज, ये एरीज है। जो मार्स है वो वक्र गति हो गया, टॉरस की तरफ जाके फिर इसकी एरीज की तरफ थोड़ी देर वापस आ गया, फिर आगे जाएगा। ये नॉर्मल मूवमेंट है, प्लैनेट्स की होती है। तो जब हमने सॉफ्टवेयर को 2 दिन पहले लगाया तो हमने यही फिनोमेना देखा कि वो टॉरस से थोड़ा बैकवर्ड हो गया और फिर आगे तो जाएगा ही, एरीज से टॉरस की तरफ ही दोबारा जाएगा। तो आपको ये मार्स दिखाई दिया। मगर हमारा 6 साल की रिसर्च के बाद ये स्लाइड हमने पेश की है। हमारा ये मानना है कि हूबहू ये वहाँ की दी हुई सभी व्यूज को पेश करती है और सारी कंट्रोवर्सी जो महाभारत की डेटिंग की है, दिस स्लाइड शुड सेट। अब उसके बाद आपको मालूम ही है कि बैटल शुरू हो जाती है। अब क्या कहा जाता है, कृष्ण का पीस मिशन फेल हो जाता है, बलराम चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब वॉर शुरू होनी है तो हम अगली ज्येष्ठ अमावस्या पे वॉर शुरू कर लेते हैं। और वो ज्येष्ठ अमावस्या है 13 अक्टूबर 3139 BC। ये ज्येष्ठा नक्षत्र के पास चंद्रमा है। वॉर शुरू हो गई, 10 दिन तक भीष्म पितामह की फॉल हुई, फिर अगले 18 दिन तक 8 दिन और चली। और मगर दुर्योधन वहां से भाग लिए थे, दुर्योधन वहां से जाके द्वैपायन लेक में छुप गए थे, उनका देहांत उसके बाद होता है। तो अब हमने आपको ये स्काई व्यू दिखाया युद्ध शुरू होने का। दुर्योधन का डिमाइस मेस बैटल में हो जाता है, दैट इज 14 नवंबर, और श्रावण नक्षत्र उस टाइम है। जो हमने शुरू किया था इस सारी रिसर्च को, वो असल में इस स्लाइड से शुरू किया था। भीष्म पितामह का डिमाइस हम सब मनाते हैं भीष्म अष्टमी, माघ की अष्टमी को, और उसके प्रायर डे वो हूबहू वही स्काई व्यू है ये जो महाभारत में दिया गया। हम इससे बैकवर्ड चले कि 58 दिन वो लेटे रहे, 10 दिन वो वॉर में रहे, फिर उससे पहले सीक्वेंस क्या है आपके सामने हमने करेक्ट सीक्वेंस पेश किया है। अब आप सभी ने पढ़ा है कि वो वॉर खत्म होने के 36 वर्ष बाद द्वारका में एक बड़ा भारी सोलर एक्लिप्स होता है, जब द्वारका डूब जाती है, सब की डेथ हो जाती है, कृष्ण का भी महाप्रयाण हो जाता है। वो क्या कमाल है कि 36 वर्ष के बाद आपकी सॉफ्टवेयर द्वारका के से भी वही सोलर एक्लिप्स आपको दिखा रही है। ये देखें, और ये सोलर एक्लिप्स की तारीख है 3 मार्च 3102 BC। और ऐसा भयानक सोलर एक्लिप्स है कि सॉफ्टवेयर आपको 6 घंटे तक टोटल एक्लिप्स दिखाती चली जाती है। और ऐसा एक्लिप्स मैंने सॉफ्टवेयर में किसी और डेट को दिखाते हुए नहीं देखा। ये एक्लिप्स है और ये द्वारका के लोटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से है। और फिर आपकी कलियरा कंजंक्शन ढूंढते रहे हम, 3102 माना जाता है। ये थोड़ा सा कहीं जो भी फर्क होगा विश्वास में, काउंटिंग में, कैलेंडर रिफॉर्म्स भी बहुत हुए हैं, कभी कोई रिफॉर्म हुआ होगा। तो ये 22 जनवरी 3101 BC को आपको कलियरा कंजंक्शन पूरी दिखाई देती है। ये एरीज और पाइसेस ये जो है इसके 0 पॉइंट के आगे पीछे सारे के सारे 7 ग्रह शामिल हो गए। ये सारे जो नाम लिखे हैं पूरे महाभारत वर्ष या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, ये सभी लोगों ने महाभारत की वॉर में हिस्सा लिया है। ये वो किंगडम्स और ट्राइब्स के नाम है जो महाभारत की वॉर में आए। जो ये ऊपर का नॉर्थ वेस्ट एरिया था, ये सारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ ईरान, पार्ट ऑफ तजाकिस्तान, ये सब एरिया कौरवों की साइड था, शायद क्योंकि गंधार से गंधारी भी थी, तो आपको मालूम है गंधार प्रेजेंट अफगानिस्तान है। और ये जो हिस्सा है ये ज्यादातर पांडवों की तरफ था। तो महाभारत वाकई महाभारत थी, और उस समय ये कितना बड़ा एरिया रहा होगा जिसके लिंक थे, ये आपकी इमेजिनेशन के लिए। अब हमारे लिए तो काम शुरू हो गया इससे कि ये सब हुआ, मगर विज्ञान और क्या कहता है, अगर ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल डेट है, बाकी कोई करॉबोरेशन है नहीं, तो क्या है, कुछ नहीं। तो हमने फिर ढूंढना शुरू किया, ओके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है। बहुत दुख की बात है कि हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकली तो हम जो बढ़ाते हैं वो वही है जो आज से 40 साल पहले तक एक्सकेवेट हो चुका। हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का पीछा ही नहीं छोड़ते। और पिछले 40 वर्षों में जो 3000 साइट हिंदुस्तान में एक्सकेवेट हो गए, जिसमें आपके हरियाणा में 1200-1400 साइट होंगे, और आपका हिसार और फतेहाबाद तो भरे पड़े हैं कि पूरी की पूरी सरस्वती और दृश्यवती बेल्ट का वो कितना बड़ा आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं। तो अब हम आपको एक झलक दिखाएंगे आर्कियोलॉजी की। शुरू करेंगे ओशन के नीचे। ओशन के नीचे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा से जाके हमने समन्वय बिठाया तो लिया। ये है स्पेस इमेज राम सेतु का, ये है धनुष कोटी जहां हमने जाके आपको अगली पिक्चर दिखाएंगे।
ये एक चेन है, नेचुरल चेन है ऑफ हिल्स, शोल्स, यू नो, बरेती कहिए, टापू कहिए, उनका एक चेन है, बीच बीच में गैप है, ये सी में के नीचे नेचुरल चेन है। जो गैप है उनको भरा गया जब हमने जाके वाल्मीकि रामायण, ये सारा कुछ वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड है। तुलसी रामायण आस्था है, वाल्मीकि रामायण एक कंटेम्प्रेरी एडमायरर ने लिखी है जो कहते हैं कि जैसे राम राजा बना, मैं रामायण कंपोज कर रहा हूँ और कहा बनाने के बाद मैं इसको पास ऑन कैसे करूँ, अच्छा लव कुश को रटा देता हूँ, लव कुश आगे सुनाएंगे। ये श्रुति स्मृति से आपके पास आती रही और फिर कभी इसको श्लोक पर राइटिंग में कर दिया गया। ये आपको मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, मैं यहाँ गई, ये जो छोटा सा एरिया आपको दिखाएंगे, इतना एरिया आपको लगता होगा कि ये कुछ है मैन मेड, इसके साइड में बाउंड्री बनी है, बीच में कुछ फिलिंग है, ये छोटा सा एरिया है जो धनुष कोटि की से देखा जा सकता है नीचे, बाकी का चेन नेचुरल है। फिर श्रीलंका में मन्नार की तरफ इतना एरिया है, बाकी का एरिया बीच में सी के आए हुए तरह तरह के साइक्लोन्स में, तूफानों में अब तक जो फिल एरिया बढ़ा दिया। अब इशू ये है कि साइंटिस्ट कैसे माने कि ये वही राम सेतु है जिसमें राम के से कोई भी रिलेटेड बात रही होगी। वो तो अगर हमारी एक एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग ये कहती है कि राम 7000 साल पहले हुए, उनका 5114 बीसी में जन्म हुआ, तो ये राम सेतु कितना गहरा था। हमारी रिसर्च तो 10 साल बाद शुरू हुई। 1996 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा ने पेपर पब्लिश किया था सी लेवल कर्व का। ये 15,000 साल का कर्व है, एक 1000 साल के लिए निशान है। और आप देखेंगे कि 12,000 साल पहले जो हम कहते हैं होलोसीन शुरू हुआ, 80 मीटर नीचे था सी लेवल। तो जो उससे पिछली एविडेंस है वो 80 मीटर से नीचे समुद्र डुबो चुका, प्रलय आ चुकी जो होना था। हाँ, आपके पहाड़, आपकी जमीन कायम रहेगी, मगर जो सारा कुछ धरती के ऊपर का बह के वहां चला जाता है। अब मजेदार बात यह है कि 7100 बीपी में समुद्र का लेवल 3 मीटर नीचे था और एग्जैक्ट इसी डेप्थ पे राम सेतु है। बात यह है कि जियोलॉजी सब रिपोर्टें आपको मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी किताबें मिल जाएंगी, सबकी मिल जाएंगी, मगर हमने खुद जाके भी उसको वेरीफाई किया, तब आपके सामने पेश किया। मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूंगी कि आप जरूर पढ़िए। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट आया, अब आप नाम नहीं सुनते उसका। वो तो उसको ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां से समुद्री रास्ता बनाएंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का 1200 करोड़ का ड्रेजर जो उन्होंने हॉलैंड से मंगाया था, जब वो ब्लास्टिंग कर रहा था टूट के डूब गया। और जब क्रेन उसको निकालने के लिए 800 करोड़ की क्रेन स्पेन से मंगवाई, आप ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके सब कुछ देख लो, मिल जाएगा, और वो भी टूट के डूब गई। और फिर जो इंजीनियर आया उसको एग्जामिन करने, वो गिर गया, उसने अपनी टांग तोड़ ली। अब आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि कोई मिरेकल था या इसके पीछे कोई साइंस थी? हमारे हिसाब से ये साइंस थी। और साइंस क्यों थी? साइंस इसलिए थी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले वार्न किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। क्यों? ये जो नॉर्थ का हिस्सा है, इसकी जो सी की सतह है वो ऊंची है, ये जो साउथ का हिस्सा है इसके नीचे जो सी की सतह है वो नीची है। तो आप जब इधर से कुछ भी ब्लास्ट करेंगे तो नॉर्थ का डिपॉजिट, उसको यहाँ से तो आप नॉर्थ से तो ब्लास्ट कर नहीं सकते, आप बह जाएंगे। साउथ से ब्लास्ट करेंगे तो सारा डिपॉजिट आपके ऊपर आके फोर्स से गिरेगा और आपके इंस्ट्रूमेंट टूट जाएंगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। और 2000 करोड़ का नुकसान करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट तमिलनाडु चुप करके बैठ गए। आपको ये मालूम नहीं है कि ये बंद क्यों हुआ, ये इसलिए। अब हमने फिर उसके बाद देखना कोशिश की कि अगर राम 7100 साल पहले हुए तो उससे पहले क्या रहा। अगर 12,000 साल से नूतन युग शुरू हो गया, अब हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ एक झलक कि राम के पहले कितने उनके प्रेडिसेसर हो गए। ये देखिए, ये उनकी वंशावली है, मनु से लेके राम 64th है और राम के सक्सेसर भी हैं 59। मगर हमारे लिए वंशावली का कोई मीनिंग नहीं है। वैज्ञानिक को तो ये जानना है कि भाई फिर इनमें जेनेटिक स्टडी क्या है, क्या 11,000 साल से बाकी जीन कंटिन्यू कर रहे हैं या बदल गए हैं, कोई इनफ्लो हो गया आउटफ्लो हो गया। तो हमने एस्टोनियन बायो सेंटर से रिक्वेस्ट किया जो साउथ एशियन जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं, आप हमें अब इसकी जेनेटिक स्टडी रिपोर्ट दीजिए। हमने उनको कोल भील गोंड जो रामायण के मेन ट्राइब है उनका डेटा और डिटेल दे दिया और उन्होंने जेनेटिक स्टडी देके जो पेश किया, उन्होंने ये कहा कि कोल भील गोंड ये जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में पिछले 11,000 साल से सिविलाइज्ड जीन्स रखते हैं, चले आ रहे हैं और
वो 11,000 साल से कांस्टेंट जीन है, उसमें कोई इनफ्लो नहीं है। कोई आर्या भारत से आके उनमें नहीं मिला जीन, आर्यन जीन, वो यहीं पे डेवलप हुए और उनके जीन्स वही हैं जो सराउंडिंग पॉपुलेशन के हैं। और सराउंडिंग पॉपुलेशन में नॉर्थ इंडियन और द्रविडियंस के जीन्स भी एक ही हैं और आपके ट्राइबल्स के जीन्स भी एक हैं। ये आपकी जेनेटिक स्टडी है, 2 किताबें छप चुकी हैं, एक कैनेथ कैनेडी की है, दूसरी सफरोजा की है, आप देख सकते हैं। ओके, अब कंक्लूजन ये कि इसमें से जीन आउटफ्लो हुआ है यूरोप में और सेंट्रल एशिया में, यहाँ से जीन आउटफ्लो है मगर उधर से जीन इनफ्लो नहीं है। तो हम इसलिए आप सब साइंस वालों के सामने आए हैं कि आप लोग ही साइंटिफिकली इस जेनेटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम 1500 BC में असभ्य जंगली नहीं थे, कोई आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे, एरियन भारतीय लोग थे, अच्छे भले आदमी को हम आर्य कहते थे और वो सब वो अलग नहीं थे। द्राविड़ भी जो आए थे वो भी ऊपर को नॉर्थ को उनमें से भी आए, नॉर्थ में भी लोग थे, उन्होंने कंट्री को डेवलप किया और वो लगातार यहाँ पे कई हजारों सालों से, बिलियन ईयर से चल रहे हैं। मगर इस साइकिल में, इस नूतन युग में 11,000 साल से उनके होने की परफेक्ट एविडेंसेस हैं। अब ये एक अलग तरह की रिसर्च है, ये 30 साल लगे हैं इस संस्थान को शोध करने में कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण पकड़ी और अयोध्या से शुरू किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ कहाँ राम चलते गए और वनवास हुआ और ये इतने साइट हैं जो सारे के सारे रामायण में मेंशन है। कोई जंगल में है, कोई पहाड़ी पे है, कोई नदी के किनारे है, कोई अब सेटल हो गया, मगर फ्लोरा फौना डिटेल वही है और वो वही जो है ये इतने सारे साइट पूरा हिंदुस्तान ये रामायण में मेंशन है। नाम भी स्थानों के ज्यादातर वही हैं जो रामायण में दिए गए हैं, वाल्मीकि रामायण में। और वाल्मीकि रामायण जो संदर्भ दे रही है वो आज से 7,000 साल पुरानी है, वो आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। हमने देखा कि रामायण में दंडक वन में गुफाएं मेंशन है। 1991 तक तो किसी को मालूम नहीं थी, 1991 में बिल्कुल बस्तर में कोटुमसर गुफाएं भी आ गई। फिर राम शुड बी एन यूनाइटिंग फैक्टर, नॉट अ डिवाइडिंग फैक्टर, बिकॉज वो तो हिरनी को गले लगा रहे हैं, वो तो भूनिषाद को अपना भाई कह रहे हैं और वो रावण और उसके जो रिश्तेदार आके हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं उस टाइम, सब के सब खरदूषण त्रिशरा सब राज कर रहे हैं और जो एट्रॉसिटीज कमिट कर रहे हैं उनको वो प्रिवेंट करके, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। वो कहीं डिवाइडिंग फैक्टर नहीं होनी चाहिए, वो तो यूनाइटिंग फैक्टर होनी चाहिए, सोसाइटी में हर बुराई को दूर करने का कारण होनी चाहिए। ये हमने आर्कियोलॉजी एविडेंस ली। आर्कियोलॉजी एविडेंस इंडस रीजन की है, सरस्वती रीजन है और गंगा। हमारा कहना यह है कि तीनों रीजन में एक ही तरह की सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है और 9,000 साल से आज तक उस सिविलाइजेशन की पूरी कंटिन्यूटी है जो आपको आर्टिफैक्ट्स डिटेल्स मिल रहे हैं। अब बहुत छोटी सी झलक देखिए, 3 मंजिला हाउस ऋग्वेद का 7,000 साल पुराना आपको मिल चुका मेहरगढ़ में। ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं 7,000 साल पुरानी और ये हमारा, हम कहते हैं हमारा मास्टर फाइंड है। ये एक्सकेवेटेड ड्रिल्ड टूथ और ये इम्प्लीमेंट, ये 9,000 साल पुराने मेहरगढ़ में से एक्सकेवेट किए गए हैं। डेंटिस्ट्री 9,000 साल पहले भी नोन थी, ये साइंस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो मिडिल गंगा प्लेन्स हैं उसमें आपको बहुत डिटेल है, बट आई विल जस्ट ओनली मेंशन, सी द बॉ एंड एरो, कैन यू सी दिस कॉपर एरो एंड दिस बॉ का साइड, ये 7,000 वर्ष पुराना है, लौहरा देवा में से मिला है, जो वही रामायण एरिया इलाहाबाद और गोरखपुर के पास का। आपको पढ़ाया जाता है कि गेहूं तो ब्राजील से आ गया, ये हुआ। धान, जौ, गेहूं, दाल, मटर, हरा चना, भुट चना, तिल, आंवला, अंगूर, स्वीट पी, घास मनका, ये पिछले 7,000 सालों से इंडिया में मिल रहे हैं। ये मैंने आपको बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी का बोटेनिकल डेटा दिया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं। सरस्वती नदी के प्राचीन कोर्सेज की पूरी यात्रा विभिन्न वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा बताई गई है। अमेरिका के लैंडसेट, फ्रांस के स्पॉट और भारत के इसरो ने ऐसी कंप्लीट रिमोट सेंसिंग इमेजरी ली है जिसमें हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती हुई सरस्वती का कंप्लीट पैलियो चैनल्स का पिक्चर दिया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे कहकर प्रशंसित किया गया है और ये भी बताया गया है कि ये 7 सहयोगियों वाली और 3 उद्गम स्थलों से निकली हुई
विशालतम नदी थी। देखें, आपके सामने इसरो का पिक्चर रिमोट सेंसिंग इमेज प्रस्तुत है। ये जो थोड़ा सा हाईलाइट करके ब्लू दिखाया गया है, ये सरस्वती के कोर्सेज हैं। आप ये भी देखेंगे कि इसरो ने जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके कंप्लीट कोर्स का डिटेल वर्णन दिया है और उनके वेबसाइट पे अवेलेबल भी है। धीरे धीरे यमुना गंगा की तरफ डाइवर्ट हो गई और सतलुज ब्यास के रास्ते इंडस सिंधु में मिल गई, जिससे ऋग्वेद के 10वें मंडल तक आते गंगा नदी महान बनी और महाभारत तक तो कहा गया कि सरस्वती नदी नॉन पीरियनियल हो गई है। अब हम दिखाते हैं आपको उन 1800 से अधिक साइट्स की एक झलक जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया तथा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ पाकिस्तान द्वारा सरस्वती के एंशिएंट कोर्सेज के राइट लेफ्ट एक्सकेवेट किए गए। ये यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स आपको 7000 से 8000 साल पुरानी सभ्यता की निरंतर विकास की एक झलक, कंप्लीट झलक देते हैं। थोड़े से चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं। इनमें मैं आपके निकट हरियाणा में हिसार और फतेहगढ़ में मिले हुए कुछ साइट्स, जहाँ पे आज भी कुछ हिस्सों में एक्सकेवेशन अभी चल रही है, उनकी एक झलक दे रही हूँ। देखिए, आपके सामने है राखी गढ़ी। क्या कुछ मिला है, देखें। चेहरा देखने वाला एक मिरर, बिल्कुल हूबहू वैसा मिरर आज भी महिलाएं यूज़ करती हैं। ज्वेलरी, टेराकोटा के मटके। फिर जाएं भिराना में, देखें एरोहेड्स। ट्राइबल एरियाज़ में आज भी इनका प्रयोग किया जाता है। आज जैसे मटके, मोती, मनके, मालाएं, सब कुछ वहाँ मिले। फिर थोड़ी और आगे आ जाइए, बनवाली में आइए। देखिए, कुछ पिक्चर, कुछ आर्टिफैक्ट्स आपके सामने हैं, इनको समझने में देर नहीं लगेगी। और फिर मैं एक झलक देती हूँ कुनाल की, जहाँ पे बहुत मात्रा में सोने और चांदी के गहने मिले। और ये एक चांदी के गहनों की माला और ये एक टेराकोटा का मटका जो बिल्कुल आज के मटकों से मिलता है। ये स्पाइरल बैंगल्स जो आज भी राजस्थान की औरतें पहनती हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन सब की कार्बन डेटिंग आज से 4500 वर्ष से 8000 वर्ष पूर्व तक की गई है। और ये सब सरस्वती और दृश्यवती के बीच के बेल्ट में पाए गए हैं। यही नहीं, जियोलॉजिस्टों ने तो हिमालय से लेके अरब सागर तक प्राचीन सरस्वती नदी के पैलियो चैनल्स की कंप्लीट ट्रेसिंग कर ली है और उसकी अनेकों रिपोर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल है। मगर इन सब विज्ञानों को स्कूल के हिस्ट्री सिलेबस में कोई कब शामिल करेगा? स्कूल के बच्चों को तो यही मालूम है कि सरस्वती एक कल्पना है। मगर इतने सारे वैज्ञानिक साक्ष्यों के बाद भी हम क्यों अपनी आंख बंद करके हम अपनी एंशिएंट हेरिटेज में, अपनी एंटिक्विटी में क्यों अपने नागरिकों का, अपने लोगों का सेल्फ एस्टीम लोअर करने में जुटे हुए हैं? वास्तव में तो ऋग्वेद के 9वें मंडल तक सरस्वती महानतम नदी है। 10वें मंडल के बाद गंगा की महानता के वर्णन प्रारंभ हुए। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक का ट्रांसलेशन जो वाल्मीकि रामायण में है और विश्वामित्र जी ने राम को सुनाया गंगा को पार करते हुए, उसका अनुवाद बताती हूँ। उन्होंने कहा कि स्वर्ग जैसी ऊंची शिवलिंग की पहाड़ियों से, शिवजी की जटाओं जैसे उलझे हुए ग्लेशियरों से होती हुई गंगा भागीरथ की तपस्या, उसके हार्डवर्क से धरती पर बहती हुई गंगा सागर समुद्र तक जा मिली। ये आपके सामने एक चित्र पेश है। उधर देखिए शिवलिंग पर्वत है और उसके दूसरी पार भागीरथ पर्वत है जो बिल्कुल अंगूठे के जैसी जिसकी चोटी है और बीच में गोमुख और गंगोत्री का रास्ता जा रहा है। इस प्रकार भागीरथ के प्रयत्नों से गंगा का पानी सागर द्वारा खुदवाए हुए रास्ते से बहता हुआ पूर्व में बंगाल के पास गंगा सागर में जा मिला।
और हुआ क्या? पश्चिम भारत फ्लड से बचा और पूर्व भारत जो सूखे से त्रस्त था उसको गंगा का पानी मिला। तो इस तरह आस्था वाले लोग ये कहने का हक रखते हैं कि गंगा स्वर्ग से उतरी, शिवजी की जटाओं में उलझी और धरती पर आ गई। और वैज्ञानिक आउटलुक वाले लोग उसी श्लोक की ये ट्रांसलेशन निकाल सकते हैं कि शिवलिंग की पहाड़ियों के ग्लेशियरों से निकलकर गंगा का पानी गोमुख गंगोत्री के रास्ते से भागीरथ के प्रयत्नों से धरती पर बहता हुआ समुद्र में जा मिला। क्या सुंदरता है वाल्मीकि के इन वर्णनों में, और क्या यथार्थ और सत्यता है हमारे पुरातन इतिहास की। श्री राम का समय आज से 7000 वर्ष पहले का है। वो सूर्यवंश के 64वें राजा थे, जबकि भागीरथ 44वें और सगर 40वें राजा थे, जो 1000 वर्ष पहले तो हुए होंगे। रामायण में गंगा के साथ यमुना के संगम का वर्णन है। तो 7000 वर्ष पहले भागीरथी और यमुना दोनों गंगा में मिल चुकी थीं। ये है महान पवित्र सरस्वती से महान पवित्र गंगा नदी तक की जर्नी की कहानी। कल्चर को हम कल्चर क्या है? कल्चर तो सभी कुछ इंक्लूड करता है, आपका साइंस, आर्ट, नॉलेज, एवरीथिंग। एक दो झलक मैं आपको साइंस की दे रही हूँ। तो इसमें क्योंकि इट इंक्लूड्स द साइंसेस, तो आप एक स्लाइड जस्ट देखिए कि मॉडर्न साइंसेस क्या कहती हैं। मॉडर्न साइंसेस जो है वो उसमें तो हमारा सारा कुछ पिछले 400-500 साल में डेवलप हुआ। वी ऑल नो कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, सब 16वीं-17वीं शताब्दी के। फिर जितने हमारे बॉटनी, केमिस्ट्री के लवोजियर, लिंग, वेसेलियस, आप सबके नाम पढ़ते होंगे, सब 16th सेंचुरी के बाद के हैं। अब जो कुछ उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने डेवलप किया है। ह्यूमन माइंड कंट्रीब्यूट्स, डेवलप्स। हमारी ये इंस्टीट्यूट कभी नहीं कहेगी कि हम बहुत ज़्यादा तब जानते थे, अब कम जानते हैं। तब से नॉलेज बिगिन हुई, आदमी डेवलप करता गया, बिल्ड करता गया, और डेवलप हो गया, इंस्ट्रूमेंट बन गए, चीज़ें बन गई। वो एक प्रोग्रेशन है। मगर आप अपना ओरिजिनेशन का राइटफुल क्लेम तो करिए। आपके ऋग्वेद में सन, मून, धरती गोल है, घूम रही है। आपके आर्यभट्ट ने पूरी एक्लिप्सिस की वर्णन दे दिया। तो आपको किताबों में जब पढ़ाते हैं कोपरनिकस, गैलीलियो, आपको पता तो होना चाहिए कि 16th सेंचुरी में नहीं, 5th सेंचुरी एडी में तो पूरी की पूरी थियोरी, कॉन्सेप्ट, डिग्री समेत, डिस्टेंस समेत, घूमने के साइज समेत सब कुछ दे दिया गया। तो एक हिस्ट्री ऑफ साइंसेस लिखने की जरूरत है कि ये अगर ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, ये शुरू कहाँ से हुई है। आयुर्वेद है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आप सब पढ़ते हो कि आपकी तो वो 300 साल पहले सारी सर्जरी शुरू हुई। इनफैक्ट 1928 से डेवलप हुई, ये पढ़ाया जाता है। मगर जो आपकी सुश्रुत संहिता है, वहाँ उसने 300 तरह की सर्जरीज और 121 तरह के इंस्ट्रूमेंट दे दिए। सुश्रुत संहिता को तो कोई 800 BC से बाद का नहीं कहता। 2800 वर्ष पहले जो नॉलेज है उसको देखो तो सही। हो सकता है कि वो 121 इंस्ट्रूमेंट में कोई 2 आज ना हो तो बहुत यूजफुल हो सकता है आप उसके इन्वेंटर बनो। अब बोटेनिकल साइंस है, आप सभी अपना पढ़ लेते हो कि वो बोटेनिकल साइंसेस तो डेवलप हुई 1600 में, आपको चार्ट दिखाया है। तो वही वृक्ष आयुर्वेदा जो प्राचीन ने बना दिया और जिसके एक्सट्रैक्ट एशियाटिक सोसाइटी अपने जर्नल में दिए जा रही है, या फिर सुरपाल ने द्वारा लिख दिया 10th सेंचुरी में, वो सब है। ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में इतना कुछ डिटेल दिया है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का, डिटेल्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन का, प्लांट डिजीजेस का, ग्रीन मेन्योर का, इतना डिटेल दिया है। भाई मैं ये कहना चाहती हूँ आप वैज्ञानिकों से, आप स्टूडेंट से, कि जब आप उनको पढ़ोगे तो अवश्य आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसपे आज वर्क करके डेवलप नहीं किया गया। अगर आप उस नए आइडिया पे वर्क करके आज उसको डेवलप कर लोगे तो शायद आप एक दुनिया में बहुत बड़े इन्वेंटर भी बन पाओगे। मैं यहाँ एपीजे कलाम की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट करना जरूर चाहूंगी। एपीजे कलाम जी ने मुझे 1 to 1 ये बहुत उनकी मेरे को इंस्पिरेशन मिली है। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। मेरी एक बाहर की किताब में उनका एक चैप्टर है जो बिल्कुल वो वही कहता है जो मैं आपके सामने डिटेल में कह रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये पढ़ा है कि पोस्ट वैदिक लिटरेचर में हिंदुस्तान में 12 तरह की सॉइल्स है
और 12 तरह की खाद हैं और आप इनको कोई इन्वेस्टिगेट करें। केमिकल और एल्केमी प्रैक्टिसेस की तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अपने आप की मेटलर्जी और सब इतना कुछ मैंने आपको दिखाया डेवलप्ड है, उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। योगा तो आपके यहाँ तो फिजियोथेरेपी सेंटर है, फिजियोथेरेपी तो के साथ तो योगा बहुत बड़ा डिटेल है, वो तो खुद में एक इतना बड़ा साइंस है कि जो उसको मास्टर कर ले तो कुछ कर ले। फिजियोथेरेपी के साथ योगा को कंबाइन करें या अलग करें, ये हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। ये जो संस्कृति चली आ रही है आज तक, ये उसकी झलक चल रही है और ये जो साइंस की नॉलेज है ये विकसित होती आ रही है, चली आ रही है। बहुत कुछ है जो रिडेवलप हुआ, तो आप सब इसको मिलके डेवलप करें। मैं कंक्लूड करना चाहूँगी APJ कलाम जी के वर्ड्स के साथ कि इन इंडिया द कोर कल्चर गोज बियॉन्ड टाइम, it precedes the arrival of Islam, it precedes the arrival of Christianity. It is when we accept India in all its splendid glory that with a shared past as a base, we can look forward to a shared future of peace and prosperity, of creation and abundance. Our past is there with us forever. It has to be nurtured in good faith, not destroyed in exercises of political manipulation. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद मैडम सरोजवाला जी, आपके सार्वजनिक तत्परक और सूचनापरक व्याख्यान के लिए। आप हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान करें। मुख्य वक्ता श्रीमती सरोजवाला जी से नम्र निवेदन है, कृपया वो मंच पर पधारें।